अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ ACCA फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम लोगों ने अपनी बिजनेस वैल्यूएशन की जर्नी को आज फिर से कंटिन्यू करना है। लेट्स सी व्हाट वी हैव। सो हम लोगों ने लास्ट में इक्विटी के वैल्यूएशन मेथड्स देखे थे डिफरेंट तरह के। उसी का एक मेथड है डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड। बहुत ही आसान है, मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। ब्रीफली थोड़ा सा और बताता हूँ, फिर हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे एंड देन दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। सो बेसिकली द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और ग्रोथ मॉडल estimates market price by the present value of future dividends discounted at KE। आपको याद होगा मैंने आपको टर्मिनल वैल्यू का बताया था कि टर्मिनल वैल्यू इनडेफिनेट अमाउंट तक आपकी वैल्यू की कंपनी की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करती है। वो आपको ये बताती है कि अगर कंपनी फॉरसीएबल फ्यूचर तक चलती ही रहती है तो उसकी क्या वैल्यू होगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ये डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है। बहुत ही आसान है। इसका तरीका क्या है? बेसिकली बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करेंगे कि आप अपनी प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप अपने करंट ईयर का डिविडेंड, जो कि आपने करंट ईयर का डिविडेंड है, जैसे उसके अंदर हम लोगों ने जो लास्ट ईयर का हम लोगों ने जो एस्टिमेशन के अंदर फॉर एग्जांपल 2029 तक एस्टिमेशंस की थी, 2029 तक जो एस्टिमेशंस थी उसको हम कन्वर्ट करते हैं ग्रो करके 2030 की वैल्यूएशन के अंदर, 2030 के कैश फ्लो के अंदर। जब वो 2030 के कैश फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है तब हम उसकी टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके इस पार्ट में लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा आई नो कॉम्प्लेक्स हो गया, बट हम इसको इसके थ्रू समझते हैं। नाउ अब आप क्या करेंगे? डिविडेंड, करंट ईयर का जो डिविडेंड है आपका, आपने जो लास्ट ईयर या रिसेंट डिविडेंड या द मोस्ट लेटेस्ट डिविडेंड, आप उसको कन्वर्ट करके अगले साल के डिविडेंड में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे? आप ग्रोथ ऐड करेंगे। ग्रोथ कैसे ऐड करेंगे? ग्रोथ रेट कैलकुलेट करेंगे। इस एग्जाम के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ग्रोथ रेट प्रोवाइड किया जाएगा, बट ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग पहले सीख के आ चुके हैं। आप अगर आप भूल चुके हैं तो जाके दोबारा देखें वो वीडियो, आपको दोबारा से याद हो जाएगा। नाउ अब फॉर एग्जाम्पल डी जीरो यानी हमारा लेटेस्ट डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 1+G, तो यानी मेरे पास D1 आ गया डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। सिंपल एज दैट। नाउ KE माइनस G, ये मेरे पास। अब फॉर एग्जाम्पल ये ग्रोथ रेट मान लीजिए ज़्यादा है, यानी कि ग्रोथ रेट अगर जितना ज़्यादा होता जाएगा इसका मतलब है ये उतनी बड़ी वैल्यू आती जाएगी। ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है, नाउ इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी ग्रोथ ज़्यादा कर रही है तो ऑफ कोर्स उसने ईयर बाई ईयर ज़्यादा ग्रो करना है, तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी क्योंकि वो ग्रो बहुत ज़्यादा कर रही है, राइट। नाउ एक मसला है यहाँ पर, दिस ग्रोथ रेट can never be greater than this cost of equity, वरना ये वाला जो आपका पूरा मॉडल है दिस वुड बिकम irrelevant, इनवैलिड हो जाएगा। ये इसके अंदर नहीं हो सकता। गोल्डन ग्रोथ मेथड या टर्मिनल वैल्यू की कैलकुलेशन के अंदर योर ग्रोथ रेट हैज़ टू बी स्मॉलर देन योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर ये उससे बड़ा हो जाएगा तो होगा क्या? फॉर एग्जांपल यहाँ 4 है, यहाँ पर 8 है, तो ये आ जाएगी वैल्यू माइनस में, और माइनस वैल्यू में आ जाएगी तो ये तो फिर बिल्कुल ही मॉडल का बेड़ा गर्क हो जाएगा, राइट। नाउ आई होप आपको समझ आई है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बट उससे पहले मान लीजिए द डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड एस्टिमेट्स मार्केट प्राइस बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड डिस्काउंटेड एट की द फॉर्मूला फॉर कंसिस्टेंट डिविडेंड और ग्रोथ स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर वन यानी कि करंट ईयर, जो कि करंट लेटेस्ट आपने डिविडेंड दिया है, हम उसको यूज़ करके इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ अ कंपनी, एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे फ्यूचर डिविडेंड एज फॉलोज। ईयर 1 के अंदर 1 देगी, फिर ईयर 5 में 1.5, ईयर 3 के अंदर 2। अब उसने हमें ऑलरेडी बता दिया है कि हर 4% से, हर साल 4% से डिविडेंड ग्रो करना है। ये एस्टिमेट किया है हमने ग्रोथ रेट। आपने यहाँ भी देख रहे हैं कि आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन योर ग्रोथ रेट, क्योंकि इससे बड़ी हो नहीं सकती, राइट। अब आप क्या करेंगे? सिंपली आप क्या करेंगे? आप मान लीजिए आपके पास ईयर 3 का जो आ रहा है, यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। हम करेंगे क्या? मैं करूँगा सिंपली 2, यानी जो मेरा सबसे लेटेस्ट ईयर का डिविडेंड है, जो मेरे पास सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, मल्टीप्लाई बाय 1+G। जी क्या है? 4%। ये मैंने क्यों किया? इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ, ईयर 3 का जो डिविडेंड है इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया ईयर 4 के डिविडेंड के अंदर। मुझे पता चल गया अगले साल का क्या डिविडेंड होगा। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि इसी तरह से ये परपेचुअली ग्रो करता जाएगा अनइनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए। आपको परपेचुअली का फॉर्मूला याद है? वो भी तो इस तरह से ही होता था। हम सिंपली अपने कैश फ्लो को डिवाइड कर देते थे आर के साथ,
सिंपल एज दैट। यहाँ भी तो वही कर रहे हैं हम, बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हम ग्रोथ को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ग्रो भी करेगा हर साल, यहाँ पर हम कह रहे थे ग्रोथ नहीं है, हर साल इक्वल 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 अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ग्रोथ भी होगी उसके अंदर, हर साल बढ़ता जाएगा। नाउ अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास के ई आ गया 10% माइनस, मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ उसको कि हर साल 4% से ग्रो करना है, तो यानी मेरे के ई को कम कर दो इससे। हर साल मेरे कैश फ्लोज ने 4% से ग्रो करना है, मेरे डिविडेंड ने 4% से ग्रो करना है। सो बेसिकली मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको 4% एंड देन मेरे पास यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा। लेट मी जस्ट ओपन माई कैलकुलेटर, मैं इसको फ़ौरन से आपके सामने कैलकुलेट कर देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.04 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1.04 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 6% डिवाइडेड बाय 0.06, तो मेरे पास आ गया 34.67। बट ये वैल्यू कब की है, ये वैल्यू तो मेरे पास आ रही है ईयर 4 की, ये मैंने ईयर 3 पे होके कैलकुलेट किया, तो मुझे इसको आज की करंट टर्म्स में भी तो लेकर आना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने डिस्काउंट फैक्टर के साथ, अपने ईयर 4 के डिस्काउंट, ईयर 3 के डिस्काउंट फैक्टर के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ईयर 3 के डिस्काउंट फैक्टर के साथ। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मेरे पास जो आया था 34.67 मल्टीप्लाई बाय क्या डिस्काउंट फैक्टर आ रहा है 0.751, तो मेरे पास आ गया 26.03। बाकी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, 1 1.52 1 1.5 और 2 डिस्काउंट फैक्टर आ गया सबका, ये उसका डिस्काउंट फैक्टर, ये इसका डिस्काउंट फैक्टर, इन सबको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये इनकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ये इनकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, और ये मेरे पास आ गई मेरी डिविडेंड की वैल्यूएशन, यानी कि इसके थ्रू डिविडेंड के थ्रू मैंने वैल्यू कर दिया। नाउ अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि इस मेथड के थ्रू मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे DCF मेथड फॉलो किया जाता है। एग्जैक्ट सेम यही फॉर्मेट होता है। यहाँ पर आ जाते हैं मेरे एस्टिमेटेड कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लोज भी आप कहते हैं इनको, फ्री कैश फ्लोज, राइट। ये इस तरह से मेरे एस्टिमेटेड आ जाते हैं, ये 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप उनको ग्रोथ के थ्रू करते जाते हैं, एंड देन जितने भी सालों तक आपने करना है, एंड देन अल्टीमेटली जो आपकी मेन वैल्यू डिराइव होती है दैट इज़ थ्रू टर्मिनल वैल्यू, दैट इज़ थ्रू टर्मिनल वैल्यू। अब आप अपनी टर्मिनल वैल्यू इसी फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, अपने आखिरी साल के यानी कि इस साल के डिविडेंड को यहाँ लाएंगे, अगेन वही सारा फॉर्मूला, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 4% डिवाइडेड बाय 10% माइनस 4%, इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आपकी टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये मेथड होता है DCF के थ्रू इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने का। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। अब हमारे पास एक और चीज़ है छोटी सी, अच्छा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज डिविडेंड का ये है दैट इट कंसीडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब भी डिस्काउंटिंग इन्वॉल्व होगी तो हम कहेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, यानी कि फ्यूचर में क्या कीमत होगी, फ्यूचर के अंदर क्या वैल्यू होगी, हमें आज के टर्म्स में बताओ। इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही है, राइट। सो ये एक इसका एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन वैल्यूइंग अ माइनॉरिटी स्टेक ऑफ अ बिजनेस, व्हेन वैल्यूइंग अ माइनॉरिटी स्टेक ऑफ अ बिजनेस। एंड देन द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्टी इन एस्टिमेटिंग एन अप्रोप्रिएट ग्रोथ रेट, यानी कि ग्रोथ रेट अप्रोप्रिएटली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ग्रोथ परसेंट आपका 3% से 4% गया या 4 से 3 आया, आपकी वैल्यू के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा, बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। सो इसीलिए दीज आर वेरी सेंसिटिव फिगर्स, इनको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इनके ऊपर रिलाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा तरीके के साथ, बहुत ज़्यादा प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करना पड़ता है। नाउ द मॉडल इज सेंसिटिव टू की वेरिएबल्स। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ग्रोथ रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। थोड़ा सा भी इनमें चेंज आया तो आपकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। द नेक्स्ट थिंग इज द ग्रोथ रेट इज़ अनलाइकली टू बी कॉन्स्टेंट इन प्रैक्टिस। अगेन सबसे मज़े की बात, क्या आपका बिजनेस हर साल 4% ही ग्रो करेगा? क्या नेस्ले पिछले 20 साल से हर साल 5% ही ग्रो कर रहा है? क्या
टेस्ला पिछले 20 सालों से 10% ही ग्रो कर रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक साल 100% ग्रो करता है तो अगले साल 20% का लॉस भी कर देता है। एक साल अगर फॉर एग्जांपल एप्पल का प्रॉफिट या सेल्स एक साल 10% ग्रो करती हैं, अगले साल पिछले की निस्बत थोड़ा सा कम भी हो जाती हैं, फिर उससे अगले साल थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाती हैं। कभी 4% ग्रोथ रेट होता है, कभी -10% होता है, कभी 100% पे भी पहुंच जाता है, कभी कभी इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पर हम ये एक लिमिटेशन है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हर साल कैश फ्लो के ऊपर, डिविडेंड के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ ग्रोथ अप्लाई होगी, विच इज़ वेरी अनलाइकली इन द रियल लाइफ, राइट। नाउ एक आखिरी चीज़ है हमारे पास, इसके बाद हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो अब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होती है? इसका मतलब होता है एक रेंज डिफाइन कर देना। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी की वैल्यू है 100 मिलियन से लेके मान लीजिए 300 मिलियन तक, ये है मेरी रेंज, ये है मेरी रेंज। अब ये रेंज कैसे कैलकुलेट की, ये रेंज क्या है, ये मुझे कैसे पता चली? अब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मैक्सिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू कौन कहता है? बायर ही कहता है ना। फॉर एग्जांपल आप सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी वाला आपको कहता है कि ये सब्जी 150 रुपये की है, राइट। आप कहते हैं नहीं, मैंने मैक्सिमम 100 रुपया देना है, इससे ऊपर मैंने नहीं देना, इससे ऊपर मैंने नहीं देना, मैंने मैक्सिमम 100 रुपया देना है। तो ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया? बायर का। बायर कह रहा है कि मैंने मैक्सिमम 100 रुपया देना है, इससे ऊपर मैंने नहीं देना। बट अगेन अब आप दोबारा एक सब्जी वाले के पास जाते हैं, आप उसके पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं कि मुझे ये सब्ज़ी दे दो, वो कहता है कि 300 रुपये की है। आप उसे थोड़ा सा नेगोशिएट करवाते हैं, वो कहता है मैंने मिनिमम इसको, फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये की सब्ज़ी थी, मैंने इसको मिनिमम 50 रुपये में बेचना है, इससे कम पे मैंने नहीं बेचना, चाहे तुम जो मर्ज़ी कर लो, मैंने इससे कम पर नहीं बेचना। यानी सेलर ही हमेशा कहता है कि ये मेरी मिनिमम प्राइस है, इससे नीचे मैंने नहीं जाना। तो क्या होगा कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल उसने जो मिनिमम प्राइस फॉर एग्जांपल उस केस में 50 बताई थी, यहाँ पर हमने 100 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगी रेलिवेंट फ्रॉम सेलर्स परस्पेक्टिव। सेलर कह रहा है कि मैंने मिनिमम इतने की बेचनी है, इससे कम की मैंने नहीं बेचनी। बायर कह रहा है मैंने मैक्सिमम इतने पैसे देने हैं, इससे ऊपर मैंने नहीं देने हैं। इस तरह से हमारी एक रेंज डिफाइन हो जाती है और इसी के मिड में कहीं पे हमारी वैल्यू ऑफ बिजनेस होती है। नाउ अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? मैक्सिमम वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस आफ्टर एक्विजिशन। यानी कि अगर आपने कंपनी को एक्वायर किया है, अब आपने कंपनी को अगर एक्वायर किया है, आपने उसको बाय कर लिया, तो अब आपकी कंसोलिडेटेड बुक्स बनेंगी, राइट। कंसोलिडेट करेंगे, अगर आपने F7 पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा इसके बारे में। नाउ अब होगा क्या, अब जो कंबाइंड कंपनी की वैल्यू बनेगी, यानी कंपनी ए प्लस कंपनी बी प्लस साइनर्जी, ये क्या होती है? साइनर्जी ये होती है कि जब दो कंपनीज मिल के काम करने लगती हैं, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट 1+1 वुड बी इक्वल टू 3 रादर देन 2। यानी कि जब आप दोनों मिल के काम करेंगे, देर इज़ अ हाई अमाउंट ऑफ चांस, अगर आपका बिजनेस या ऑपरेशन एक जैसे हैं, दैट क्या होगा कि आपकी जो एफिशिएंसी है उसमें इंक्रीज़ आ जाएगा, आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे, आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। एक अगर सप्लायर है, दूसरा सेलर है, तो पहले आपको कहीं और से बाय करना पड़ता था, महंगी पड़ती थी चीज़ें, अब आप एक दूसरे को ही सप्लाई करते रहेंगे। इस तरह से देयर इज़ अ हाई अमाउंट ऑफ चांस कि आपकी सेल्स ग्रो कर जाएंगी, आपका बिजनेस ज़्यादा मज़ीद तेज़ी से ग्रो करेगा, राइट। तो इस तरह से होता क्या है, इन सारी चीज़ों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है कंबाइंड कंपनी की वैल्यू, हमारे पास आ जाती है कंबाइंड कंपनी की वैल्यू। अब बायर क्या कहता है? बायर ये कहता है कि मैं जो भी कंबाइंड कंपनी की वैल्यू आएगी, मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ पहले, उसके अंदर से मैं माइनस करूँगा तुम्हारी कंपनी की वैल्यू, मैं उसके अंदर से माइनस करूँगा, सॉरी, अपनी कंपनी की वैल्यू। मैंने उसको बाय किया है, तो मैं अपनी कंपनी पेरेंट, यानी मैंने जिसने बाय किया है, मैं उसको इसमें से माइनस करूँगा। यानी कि मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा करंट वैल्यू, यानी कि को पेरेंट को जब मैं माइनस करूंगा, जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी, मैं तुम्हारी कंपनी की वैल्यू वो सेट करूंगा, दैट वुड बी योर मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज इन दिस केस इज 300 मिलियन, दैट इज इन दिस केस इज 300 मिलियन, राइट। नाउ ये तो हो गया बायर। अब हम आते हैं सेलर के ऊपर। सेलर क्या कहता है? ओ सॉरी, सेलर क्या कहता है? सेलर ये कहता है, सेलर ये कहता है कि मैं तुम्हारी जो मिनिमम वैल्यू, जो यानी कि जो मैंने मिनिमम जिस पे सेल करना है, वो है
करंट वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी, यानी मेरी कंपनी की जो करंट वैल्यू है, यानी मेरी कंपनी की जो करंट वैल्यू है, जो भी मैंने कैलकुलेट की है DCF के थ्रू, जिस भी मेथड से, उसके थ्रू जो भी मेरे पास वैल्यू आई है, मैंने इससे कम पर नहीं बेचना है, तुम चाहे जो मर्जी कर लो। इस तरह से करके ये जब दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाती हैं, हमारे पास एक रेंज डिफाइन हो जाती है। अब बहसा बहसी के थ्रू, गहमा गहमी के थ्रू नेगोशिएट करवा के आप दरमियान में एक वैल्यू फाइनलाइज करके आप अपनी वैल्यू फाइनलाइज कर लेते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ the concept of maximum and minimum value of a target company. I hope you guys understood. If you have anything to ask, please reach out to us. See you in the next lecture with the last lecture of this chapter. Take care. Allah Hafiz.